धान और गेहूं की खेती करने से हमारे जमीन की जो उत्पादकता है प्रत्येक वर्ष जो है घट रही है। सरसों के बाद जो है हम मूंग ले लें या हम गर्मी की जो कद्दू वर्गीय सब्जियां कर लें, तो इस प्रकार से हम 3-4 फसलों को साल भर में जो 2-2, 3-3 महीना की फसलें हैं करके उस सघनीकरण के माध्यम से ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। आज अंजीर की खेती को बुंदेलखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है, आंवला की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, आम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेर एक ऐसी फसल है जिसको कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ बुंदेलखंड में संभावनाएं हैं। हमारी जितनी जमीन है देश की, अगर हम केवल तिलहन ही बोएं, फिर भी हम तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, लेकिन जो पानी है वो मात्र 4% है दुनिया का। यहाँ पे पशुधन का भी दबाव है, यहाँ पे कई तरीके के जो दबाव है, उसके साथ में खेती कैसे को लेके अगर हम बात करें तो जो तारतम्य है वो कितना जरूरी है, इस सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर एस के सिंह साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने आधा भारत घूम लिया है। खेती में अगर किसान को या किसान के बच्चे को कोई ऑप्शन मिलता है तो वो पहले उसको करता है लास्ट में इसको करता है, जबकि उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी किसान, वो जो उत्तम खेती थी वो सबसे नीचे आ गई। इसके कारण क्या रहे और इसको कैसे उत्तम बनाया जाए? धान और गेहूं की खेती करने से 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो हमारे जमीन की जो उत्पादकता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में एक वर्ष जो है घट रही है। कारण क्या है कि धान के खेत में तो किसान भाई उर्वरक का प्रयोग करके, पानी दे करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही जब धान कटने के बाद जब गेहूं की बुआई करते हैं तो धान में देखिए ऐसा होता है कि रोपाई करने के पहले लोग एक कहते हैं ना कि पडलिंग करते हैं, तो पडलिंग करने से जमीन में एक कठोर परत बन जा रही है। जब कठोर परत बन जा रही है तो जब उसमें गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं जो है उसमें जड़ें अंदर तक नहीं जा रही हैं, तो गेहूं का उत्पादन जो है प्रभावित हो रहा है। हम लोग बात करते हैं, नीति निर्धारक लोग से बात करते हैं कि भाई सघनीकरण, एक जो है इंटेंसिफिकेशन और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पानी के साधन है। आप साल भर में जैसे आपने मक्का लिया खरीफ में, मक्का के बाद हम सरसों ले लें, सरसों के बाद जो है हम मूंग ले लें या हम गर्मी की जो कद्दू वर्गीय सब्जियां कर लें, तो इस प्रकार से हम 3-4 फसलों को साल भर में जो 2-2, 3-3 महीना की फसलें हैं करके उस सघनीकरण के माध्यम से ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से जब सघनीकरण करेंगे तो जो घर के और जो सदस्य हैं उनको भी कहीं न कहीं जो है रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 2015-16 में एक योजना चलाई गई है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या करके। उसका मेन उद्देश्य है कि हमको किस प्रकार से 12 महीना जो है रोजगार मिले और साथ ही साथ सस्टेनेबल इनकम, टिकाऊ जो है हमको आमदनी मिलती रहे। तो हमारे जो नवयुवक हैं, विशेष करके अट्रैक्टिंग रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, उनका पलायन जो है रोका जा सके और उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो इस पर भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, पूरे देश के लोग इस योजना को चला रहे हैं और 21 दिन से लेकर के 3 माह का जो नवयुवकों के आवश्यकता के अनुरूप, जैसे मशरूम की खेती है, बीज उत्पादन की बात आती है, मुर्गी पालन की बात आती है, मधुमक्खी पालन की बात आती है, बकरी पालन की बात आती है, इन विधाओं पर काम करके जो हमारे नवयुवक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता परक प्रशिक्षण दे करके कि जिससे वो आगे आएँ और इसमें जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कभी कभी लगता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई एक चाहे कि 10,000 जो है मुर्गी का से शुरुआत करें, तो निश्चित तौर पर वो बैंक के थ्रू जो है वो लोन भी सुविधा मिल रही है। हमारी जो फल हैं, जैसे आज अंजीर की खेती को बुंदेलखंड में बढ़ावा दिया जा रहा है, आंवला की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, आम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेर एक ऐसी फसल है जिसको कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ बुंदेलखंड में संभावनाएं हैं। बुंदेलखंड के अगर हम देखें उत्तर भारत में राजस्थान से लेकर के बेल की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ये ऐसे फल हैं जो कि हमारे बुंदेलखंड में विशेष तौर पर जो इतना तापक्रम होता है, 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर होता है, इस समय आप देखेंगे कि बेल
बहुतायत में उपलब्ध होता है गर्मी के दिनों में। तो एक तो बेल का मुरब्बा से लेकर के बेल का जो शरबत है, गर्मी के दिन में एक तरीके से अगर एक गिलास भी शरबत एक आदमी पीता है तो दिन भर उसके कार्य करने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होती है। मैं तो ये चाहूँगा कि बुंदेलखंड में जो इनका मेन जो पहचान थी कि ये हमारा जो है दलहन का कटोरा के रूप में हमारा बुंदेलखंड, इन बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं कि हम आज दलहनी फसलें लगभग 4 मिलियन टन का जो डेफिसिट है 40 लाख टन का, जिस पर कि हम करीब 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको भी हम कम कर सकते हैं। हम एक कहते हैं अब कि हमारी जितनी ज़मीन है देश की, अगर हम केवल तिलहन ही बोएं, कोई धान नहीं, कोई गेहूं नहीं, कुछ भी न बोएं, केवल तिलहन ही बोएं, फिर भी हम तिलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हमको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारी नीतियां बने वो किसानों के लिए उपयोगी हो, उनके संसाधन पर आधारित हो। अब यहाँ पर जैसे आप देखिए केन बेतवा को दोनों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने पहल किया है, क्योंकि खरीफ में तो सब्जी कर ही रहा है, रबी में भी वो सब्जी कर रहा है क्योंकि पानी का साधन है, लेकिन एकदम सुनिश्चित पानी का जब साधन हो जाएगा तो हमारी जो गर्मी वाली सब्जियां हैं उनकी खेती का रकबा बढ़ेगा। और तो इस प्रकार से ये जो हमारी नीति बनी है केन बेतवा को जोड़ने के लिए, बड़ी ही एक भविष्य की बहुत ही अच्छी योजना है और इससे बुंदेलखंड का तो एक बहुत बड़ा जो है भला होगा, ऐसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने एक चीज़ बताई कि हम अगर पूरे भारत में, बहुत बड़ी बात कही आपने, तिलहनी फसलों की बुआई करते हैं तब भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, तो फिर करना क्या चाहिए? एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल पाम बना है जिसमें 4,610 करोड़ रुपया भारत सरकार ने केवल इसी के लिए सुनिश्चित किया है 2021 से 2026 तक। लेकिन अब वो सरसों तो है नहीं कि 4 महीने में कट जाएगा, तेल पिरवा के तेल खाने लगेंगे। अब ऑयल पाम का प्लांटेशन हुआ है। पर सर यहाँ के इसकी बात करें, क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए पाम ऑयल कितना सही है? हाँ, अब ये बात जो आप कह रहे हैं तो वही बात है ना। अब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई अभी तक तो हर आदमी कहता है कि भाई उतना अच्छा नहीं है जितना आपको सरसों के तेल खा। हाँ, जहाँ जिस भारत में खेती को इतना किया जा रहा है और हम सब्सिडीज पे हमारा ज्यादा पैसा जाता है, ना कि एग्री इनोवेशन पे उतना जाता है, तो क्या ये सारी चीजें सस्टेनेबल है? देखिए अभी जो है नेचुरल फार्मिंग पर बजट तो भारत सरकार ने एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बना दिया है और 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने पंचवर्षीय योजना के लिए एलोकेट किया है पूरे भारत के लिए। हाँ, पूरे भारत के लिए है। और उसमें भी 2024-25 के लिए 2485 करोड़ रुपया रखा था, जिसमें 1725 करोड़ जो है केंद्र सरकार की भागीदारी थी और 700 कुछ करोड़ जो है राज्य सरकारों की भागीदारी। अब मेरा जो सवाल था कि दलहन और तिलहन में क्या करे सरकार, किसान, क्लाइमेट और नीतियाँ, हाँ। इन सबको मिलके, साइंटिस्ट, ये सब मिल करके क्या होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा है जब हम आत्मनिर्भर हो पाएं? देखिए उसमें वही है कि मतलब जो गुणवत्ता युक्त बीज है जो मैंने बोला ना वह, लेकिन उस क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर जो है हमारे विकास के विभाग हों और हमारे वैज्ञानिक तो पैदा करेंगे ही, विकास के विभाग ये सुनिश्चित करें कि हमीरपुर जनपद के हिसाब से चना की प्रजाति ये है, ये तकनीकें हैं, वो वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी, तभी जा करके उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। तो अब क्या इसको ये कह सकते हैं, आप इसको मानते हैं कि भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ का जो ज्योग्राफी है, उसके हिसाब से नीतियाँ बनाएं? हाँ, बिल्कुल। एक कॉमन नीति काम नहीं, कॉमन नीति नहीं ना, कभी नहीं कर। क्योंकि देखिए आप खुद कहते हो ये जो है हमारा देश विविधताओं में अनेकताओं में एकता का देश है, तो यहाँ तो इतना विविधीकरण है, एक गांव में आपको 25 तरह की सिचुएशन मिलेगी। आप चले जाइए, कहीं अपलैंड है, कहीं लो लैंड है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं राकड़ है। अब बुंदेलखंड में 4 तरह की मिट्टी पाई जाती है। मार है तो हैवी है, उसके बाद काबर है उससे कम हैवी है, वो लोम है, इसके बाद आपका पड़ुआ है वो सैंडी लोम है, एक राकड़ है उसमें तमाम कंकड़ ही पाए जाते हैं, उसमें पानी रुकता ही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये थे डॉक्टर एस.के. सिंह, जो डायरेक्टर एक्सटेंशन हैं रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। लेकिन
कृषि के अथाह सागर हैं, इनसे बात ही नहीं खत्म हो रही थी। वो पूरे आधे भारत का इनको नॉलेज है, जहाँ जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में रखें। तो इन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे हम दलहन तिलहन में आगे बढ़ पाएँ, कैसे हम किसानों को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी एंड जो ये नीतियाँ हैं इनको कैसे हम समावेशित कर पाएँ, और इस सब को लेके किसानों को और क्लाइमेट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में हो पाएंगे। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।